हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम पार्ट 1 के सबसे इम्पोर्टेंट बुक में से एक बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो सभी यूनिवर्सिटी के बीकॉम के एग्ज़ाम में मिलेगी आपको, और स्पेशली कॉमर्स की सबसे बड़ी पढ़ाई सीए तक में ये किताब आपको मिलेगी ही मिलेगी। मतलब आपके लिए ये बुक कॉमर्स की पढ़ाई की शुरुआत से लेकर कॉमर्स के अंजाम तक ये किताब आपको मिलती ही जाएगी। तो आप और हम मिलकर इस पढ़ाई को एकदम आसान बनाते हैं। हमने ये प्रॉमिस किया है कि हम आपको हर एक टॉपिक वर्ड बाय वर्ड आपको समझाएंगे। जैसी क्लासरूम पढ़ाई या ऑफलाइन पढ़ाई आप चाहते हो, उससे बेहतर पढ़ाई हम आपको इस ऑनलाइन नेटवर्क पर ला कर देंगे। आपकी पूरी पढ़ाई आपकी शर्तों पर होगी। तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सके। यही तो हमारे आपके संबंधों का आधार है। तो चलिए दोस्तों, हम आज बीआरएफ के लेसन नंबर 2 पर चलते हैं। लेसन नंबर 1 हमने पढ़ा दिया था बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। लेसन नंबर 1 में था व्यापारिक संनियम किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज मर्केंटाइल लॉ। और आज आप जानेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप अनुबंध अधिनियम पढ़ने के लिए आ रहे हैं, हमने ये कहा था कि जो भारत का व्यापारिक संनियम बना, इंडियन मर्केंटाइल लॉ, आप कह लीजिए वो 1872 में बना है। 1872 में बना है और इंग्लिश लॉ के आधार पर बना है, मतलब अंग्रेजी संनियम के आधार पर बनाया गया है। ये सारी बातें हैं, लेकिन हमारे व्यापारिक संनियम में अनुबंध अधिनियम का एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। ध्यान देना, सबसे ज़्यादा बड़ा रोल अनुबंध अधिनियम का है। अगर हम व्यापारिक संनियम पढ़ते हैं तो व्यापारिक संनियम में सबसे बड़ा और विशिष्ट स्थान किसको दिया जाता है? अनुबंध अधिनियम को दिया जाता है। क्यों? प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो शिक्षक हो, डॉक्टर हो, वकील हो, सीए हो, कोई भी कॉलेज इंजीनियर हो, कलाकार हो, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में क्षण प्रतिक्षण अनुबंध करता ही करता है। अगर ये सब जगह पहुंचना है तो अनुबंध अधिनियम बहुत ही आवश्यक होने वाला है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम कोई मशीन खराब हो जाए तो उसके बनाने के लिए, कोई नई मशीन लगाने के लिए, अपने पड़ोसी से रुपया आदि उधार लेने के लिए, मतलब हर एक चीज़ में हम कहीं ना कहीं एक अनुबंध कर रहे होते हैं। जब हम कहीं ना कहीं एक अनुबंध कर रहे होते हैं तो उसके संबंध में क्या नियम होंगे, हमारे पास क्या लीगल राइट्स होंगे, क्या शक्तियाँ होंगी और क्या हमारी जिम्मेदारियाँ होंगी, हमें ये पता होना चाहिए। इन्हीं बातों का पता लगाने के लिए हम पढ़ेंगे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे ये कहा, हम अपनी पिछली क्लास में व्यापारिक संनियम आपको स्पष्ट कर चुके हैं। व्यापारिक संनियम के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो उसका सबसे बड़ा और सबसे विशिष्ट स्थान प्राप्त है अनुबंध अधिनियम का। अनुबंध अधिनियम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने चल रहे हैं कि अनुबंध अधिनियम क्या है, कब बना, कहाँ कहाँ लागू हुआ, कैसे ये आगे बढ़ता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें जानेंगे। और साथ साथ आपने ये जाना कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कलाकार हो, किसी भी पेशे में हो, या हम अपने पड़ोसी से बात कर रहे हो, मशीन लगा रहे हो, नई मशीन लेके आ रहे हैं, पुरानी मशीन बना रहे हैं, कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रत्येक नागरिक हर क्षण प्रतिक्षण अनुबंध करता ही करता है। किसी न किसी अनुबंध से वो जुड़ता है। अगर वो किसी न किसी अनुबंध से जुड़ता है तो अनुबंध के संदर्भ में उसके दायित्व क्या होंगे, उसके अधिकार क्या होंगे,
इन बातों को ही हमें यहाँ जानना है। ठीक है, अब अगर हम अनुबंध को जान जाएंगे तो आगे बहुत सी चीज़ें आसान होने वाली हैं। और अगर मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की चर्चा करूं तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में बीआरएफ ऑब्जेक्टिव में होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 आंसर और कोई एक आंसर उसका सही होगा, वही आपको OMR शीट पर फिल करना होगा। MCQs बेस पेपर आते हैं और इस लेसन से ढेर सारे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप चिंता नहीं करिए, आप हमसे 1 by 1 अगर आप क्लास पाना चाहते हैं, रेगुलर क्लास पाना चाहते हैं तो आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे नियमित क्लास पा सकते हैं। और आपको PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर। आपकी कॉमर्स की पढ़ाई का पूरा कंप्लीट पैकेज यहाँ अवेलेबल है। तो चलिए हम भारतीय अनुबंध अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आते हैं। हमारे यहाँ भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 लिखा दिख रहा होगा आपको। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में आया, ये सत्य है, लेकिन भारतीय अनुबंध अधिनियम आने की आधारशिला पड़ी थी 1866 में। ठीक है, 1866 में विधि आयोग द्वारा वर्तमान अनुबंध अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया था, याद रखिएगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में आया है, लेकिन इस भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की आधारशिला कब तैयार की गई थी? 1866 में विधि आयोग द्वारा वर्तमान अनुबंध अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया था और इसे 25 अप्रैल 1872 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया। ठीक, डेट याद रखिएगा बेटा, 25 अप्रैल 1872 को पारित, 25 अप्रैल 1872 को संसद द्वारा पारित था। ठीक, मतलब संसद द्वारा ये पास हो गया और लागू हुआ है 1 सितंबर 1872 को। भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू पूरे भारत में लागू हुआ था, केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू। ठीक, तो भारतीय अनुबंध अधिनियम जो बना वो 25 अप्रैल 1872 को पारित हुआ, 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ, पूरे भारत देश में लागू हुआ, सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, तो ये तो एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड था। लेकिन अनुबंध अधिनियम में आते क्या हैं? क्या इसमें दंड विधान आते हैं? नहीं। हम किसी भी संविदा में हों या किसी भी कार्य प्रणाली जो व्यापार से रिलेटेड हो सकती है या किसी अन्य चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, उसके नियमन अथवा व्यापारिक रीति रिवाज संबंधी नियम को ये प्रभावित करता है। जो व्यापारिक रीति रिवाज संबंधी नियम होते हैं उन्हीं को ये बनाता है, नियमन करता है कि कैसे ये नीति और नियम चलाए जाएंगे। चलिए, ये सब तो हमने जान लिया, लेकिन चूंकि हमारी पढ़ाई ऑब्जेक्टिव मोड में होनी है तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अगर आप ऑब्जेक्टिव मोड में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम कब पास हुआ? तो 25 अप्रैल 1872 को। लागू कब हुआ? 1 सितंबर 1872 को। ठीक है, और कहाँ लागू हुआ था? पूरे भारत में लागू हुआ था, सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। देखिए, यहाँ कुछ एक स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है। भारतीय अनुबंध अधिनियम व्यापारिक संनियम की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। मैंने उस दिन बताया था, पिछली क्लास में आप व्यापारिक संनियम पढ़ चुके हैं। तो व्यापारिक संनियम में आप उसके क्षेत्र में जाने कि भारतीय अनुबंध अधिनियम आपको पढ़ना है, वस्तु विक्रय, फिर उसके बाद साझेदारी, कंपनी, अब तरह तरह के अधिनियम आपने पढ़ा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण शाखा कौन सी है? भारतीय अनुबंध अधिनियम। यह किसी सभ्य देश की आधारशिला होती है।
ठीक, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार क्या होगा, उसके संदर्भ में अगर वो दूसरे से समझौता करता है, संविदा करता है तो क्या होगा। ये सारी बातों का निर्माण ही एक सभ्य देश की आधारशिला बनेगा और ये भारतीय अनुबंध अधिनियम तय करता है। तो इस पूरे पाठ में अगर मैं ऑब्जेक्टिव मोड में आऊँ तो आपसे ये कहूँ कि हमारे अनुबंध अधिनियम को पारित कब किया गया, 25 अप्रैल 1872 को। भारतीय अनुबंध अधिनियम को लागू कब किया गया, 1 सितंबर 1872 को। ठीक, और भारतीय अनुबंध अधिनियम पूरे भारत में लागू हुआ था, सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। भारतीय अनुबंध अधिनियम जो बनाया गया वो संसद में विधिमान्य या यूं कह लीजिए वर्तमान अनुबंध अधिनियम का प्रारूप 1866 में ही विधि आयोग ने तैयार कर लिया था। ठीक है, लेकिन इसे लागू कब किया गया, 1872 में। ये सारी चीज़ें आपने जान लिया। लेकिन ये अनुबंध अधिनियम आईपीसी की धाराओं के लिए नहीं बनाए गए। ठीक, ये अनुबंध अधिनियम जो भी बनाए गए हैं इनका विधान प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। इनका विधान प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करेगा। जो भारतीय अनुबंध अधिनियम बनाया गया है इनका विधान प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है, किसी एक व्यक्ति विशेष को प्रभावित नहीं करता। चलिए, हमने जान लिया। लेकिन भारतीय अनुबंध अधिनियम में किन किन विषयों को सम्मिलित किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें तो आपने जान ली होगी। बहुत अच्छे, हम आते हैं। मैंने कहा है कि मैं जितना ऑब्जेक्टिव मोड में आपको जानना है उतना इम्पोर्टेंट। अब आपको अगर कहीं किसी टॉपिक पर कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे तुरंत आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, आइए। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम में क्या क्या शामिल होता है, मतलब भारतीय अनुबंध अधिनियम में कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम में सम्मिलित विषय, मतलब कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं, सम्मिलित विषय। ठीक है, भारतीय अनुबंध अधिनियम में सम्मिलित विषय। अब बेटा यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव बात है। कोई भी चीज़ आप यहाँ पढ़ेंगे आपको उसकी धारा याद करनी होगी, और ये तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन धारा के बनेंगे, श्योर है बनेंगे, जो एग्ज़ाम में आएंगे और वो आपको याद रखने होंगे। तो जितनी महत्वपूर्ण धारा होगी वो हम एक एक करके आपको बताते चलेंगे और आप उनकी नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, तब आपकी मैंने इस किताब के लिए 95 डिसाइड कर रखा है कि आपके 95 अंक आने ही चाहिए। ठीक है, और वो निस्संदेह आएंगे, निस्संदेह। मैं 100 आउट ऑफ 100 की बात करता हूँ, लेकिन चूंकि OMR पैटर्न है, थोड़े बहुत गोले लगाने में दिक्कत हो सकती है, तो वो सबके साथ होगा, वो सबका इश्यू होता है। तो आपके कम से कम 95 निस्संदेह मिलेंगे। ठीक है, तो पहले ये जानिए कि अनुबंध अधिनियम में सम्मिलित विषय कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला अनुबंध के सामान्य सिद्धांत। पहला है अनुबंध के सामान्य सिद्धांत। अनुबंध के सामान्य सिद्धांत। ठीक है, तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध के सामान्य सिद्धांत सम्मिलित हैं। धारा 1 से लेकर 75 तक की इनकी व्याख्या की गई है। धारा 1 से लेकर कहाँ तक, धारा 75 तक आएगा। कंफर्म, मैंने बार बार धारा नहीं लिखी, धारा कितने तक आएंगे, 1 से लेकर 75 तक। चाहिए तो आप धारा यहाँ ऊपर लिख लीजिए, तो आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। धारा सेक्शन, मतलब भारतीय अनुबंध अधिनियम में कौन कौन से विषय सम्मिलित होंगे। तो सबसे पहला है अनुबंध के सामान्य सिद्धांत, और अनुबंध के सामान्य सिद्धांत की व्याख्या कहाँ तक की गई है, धारा 1 से लेकर धारा 75 तक में की गई है। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो अनुबंध के सामान्य सिद्धांत कितनी धाराओं में है, 75 धाराओं में, 1 से लेकर 75 तक। आगे बढ़ गए, दूसरे नंबर पर है वस्तु विक्रय अधिनियम, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। वस्तु विक्रय अधिनियम, वस्तु विक्रय अधिनियम। दूसरे नंबर पर है वस्तु विक्रय अधिनियम। ठीक है, लेकिन ये वस्तु विक्रय अधिनियम अब अलग हो चुका है भारतीय अनुबंध अधिनियम से। वस्तु विक्रय अधिनियम को कब अलग किया गया था, 1930 में अलग कर दिया गया।
मतलब पहले ये भारतीय अनुबंध अधिनियम में शामिल था, लेकिन इन सब चीज़ों के शामिल होने पर भारतीय अनुबंध अधिनियम बहुत बड़ा हो रहा था, तो वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया है, 1930 से भारतीय अनुबंध अधिनियम से इसे अलग कर दिया गया है। अब इसका एक अपना अलग विधायन है, अलग अधिनियम है, ठीक है, वस्तु विक्रय अधिनियम का। लेकिन जब ये शुरू में बना था तो ये धारा 76 से लेकर 123 तक था। कंफर्म, वस्तु विक्रय अधिनियम, ठीक है। तो पहले आप ये जानिए कि अनुबंध अधिनियम के विषय में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो अनुबंध अधिनियम में सम्मिलित विषय, तो पहला होगा अनुबंध के सामान्य सिद्धांत। दूसरे नंबर पर आया वस्तु विक्रय अधिनियम। अनुबंध के सामान्य सिद्धांत कहाँ से, 1 से लेकर 75 तक की धारा में। अनुबंध के सामान्य सिद्धांत के बाद वस्तु विक्रय अधिनियम 76, धारा 76 से लेकर धारा 123 तक। और उसके बाद है हानि रक्षा। कौन सा है, हानि रक्षा, हानि रक्षा अधिनियम, ठीक है। इंडेमनिटी या कह लीजिए इंडेमनिफायर, ठीक है, हानि रक्षा, इंडेमनिटी ऑफ गारंटी, ठीक है, हानि रक्षा या प्रत्याभूति, हानि रक्षा तथा प्रतिभूति कह लीजिए, तथा प्रत्याभूति अनुबंध, हानि रक्षा तथा प्रत्याभूति। ये धारा 124 से लेकर धारा 147 तक दिया गया है। धारा 124 से लेकर धारा 147 तक इसकी व्याख्या की गई है। इसके बाद आता है इसमें बेलमेंट, निक्षेप, निक्षेप भी इसमें आएगा। इन सब की डिटेल आपको मिलेगी बेटा। अभी आप ये जानिए ऑब्जेक्टिव मोड कि कौन चीज़ें कहाँ हैं, ठीक है। बाकी और इस लेसन में और आगे आपको नहीं जानना, ये सब टूट टूट के एक पार्ट बनेंगे और ये तो कम से कम 8 पार्ट बनेगा, ठीक है, या शायद उससे ज़्यादा। तो निक्षेप, बेलमेंट, निक्षेप के लिए अगर आप जानते हैं तो इसकी धारा 148 से लेकर धारा 181 तक है, ठीक है। बेलमेंट, निक्षेप, निक्षेप, बेलमेंट, धारा 148 से लेकर धारा 181 तक इसकी डिटेल दी गई है बेलमेंट की, ठीक है। निक्षेप के बाद आगे आपको मिलेगा एजेंसी, एजेंसी, ठीक। और एजेंसी दिया गया धारा 182 से लेकर 238 तक, धारा 182 से लेकर 238 तक। और सबसे अंतिम साझेदारी अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, साझेदारी अधिनियम दिया गया धारा 239 से 276 तक, 239 से 276 तक, ओ सॉरी 266 तक, 239 से लेकर धारा 266 तक। तो आप ऐसे जानिएगा भारतीय अनुबंध अधिनियम के सम्मिलित विषय। तो अनुबंध अधिनियम में सम्मिलित विषय कितने हैं, 6, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव मोड में आप आइए। अब यहाँ से आप एक एक चीज़ याद रखिएगा और ये सारी आपकी क्लास बनने वाली है बेटा। तो सबसे पहले भारतीय अनुबंध अधिनियम 25 अप्रैल 1872 को संसद में पारित हुआ, ठीक। 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ, पूरे भारत में लागू हुआ, सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। भारतीय अनुबंध प्रत्येक नागरिक पर लागू होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए अलग से नहीं बनाया जाता। चाहे आप जिस पेशे में हो, चाहे जिस कैटेगरी के हों, आप पर ये लागू होगा, ठीक है। और भारतीय अनुबंध अधिनियम के विषय कौन से सम्मिलित हैं, तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि भारतीय अनुबंध अधिनियम में सम्मिलित विषय, तो अनुबंध के सामान्य सिद्धांत धारा 1 से लेकर धारा 75 तक। अनुबंध के सामान्य सिद्धांत जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट धारा 1 से लेकर 75 तक। फिर दूसरे नंबर पर आपको मिला वस्तु विक्रय अधिनियम। वस्तु विक्रय अधिनियम धारा 76 से लेकर धारा 123 तक। वस्तु विक्रय अधिनियम के बाद तीसरे नंबर पर आपको क्या मिला, हानि रक्षा, हानि रक्षा तथा प्रत्याभूति धारा 124 से लेकर धारा 147 तक। निक्षेप, बेलमेंट धारा 148 से लेकर धारा 181 तक। एजेंसी धारा 182 से लेकर 238 तक। और अंत में आया साझेदारी अधिनियम धारा 239 से लेकर धारा 266 तक। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, क्या जब अनुबंध अधिनियम बनाया गया था तो इसमें कुल कितनी धाराएं थी,
266 धाराओं में ये विभाजित था और इसके विषय कितने थे? 6। लेकिन वर्तमान में वस्तु विक्रय अधिनियम को भारतीय अनुबंध अधिनियम से अलग कर दिया गया। कब? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1930 में। और साझेदारी अधिनियम को भी भारतीय अनुबंध अधिनियम से अलग कर दिया गया। कब? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1932 में। ठीक है, तो आप ये जानते रहिए कि भारतीय अनुबंध अधिनियम से कौन कौन से अलग हो चुके हैं। वस्तु विक्रय अधिनियम अलग हो चुका है और साझेदारी अधिनियम अलग हो चुका है। ठीक है, अर्थात वर्तमान में ये दोनों अब भारतीय अनुबंध अधिनियम के भाग नहीं हैं। शेष विषयों से संबंधित धाराएं पूर्ववत बनी हुई हैं। ठीक है, धाराओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, केवल इनको हटा दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम इतनी चीज़ें जान चुके हैं। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम से वस्तु विक्रय अधिनियम कब अलग हुआ? 1930 में। और भारतीय अनुबंध अधिनियम से साझेदारी अधिनियम कब अलग हुआ? 1932 में। इन्हें पृथक कर दिया गया है। ठीक है, धारा 76 से 123 तक ये अलग हो गया, धारा 239 से धारा 266 तक ये अलग हो चुका है। ठीक है, और बाकी शेष पूरा अनुबंध अधिनियम ज्यों का त्यों अभी भी बना हुआ है। ठीक है, आगे चलता है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव बातें। अधिनियम की रूपरेखा क्या है? अगर आपसे ये जानना चाहें अधिनियम की रूपरेखा क्या है तो कैसे आप बताइएगा? वर्तमान में आप किन को शामिल करते हैं? अनुबंध के सामान्य सिद्धांत। कैसे? मान लीजिए अब अनुबंध के सामान्य सिद्धांत में क्या आएगा, इसके लिए आपको करीब 10 पाठ पढ़ने हैं। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ बेचना चाहते हो या उससे कुछ खरीदना चाहते हो तो आप उसके सामने सबसे पहले क्या करते हैं? प्रस्ताव, ऑफर। वो सामने वाला व्यक्ति उसको स्वीकार करेगा। जब वो सामने वाला व्यक्ति उसको स्वीकार करेगा तो ये दोनों के लिए क्या बन गया? वचन। और वही दोनों के लिए एक संविदा, एक ठहराव का निर्माण करता है, करार का। और यही जब राज्य नियम द्वारा भविष्य में आगे चलकर बदला जा सके तो उसे ही क्या कहा जाएगा? अनुबंध कहा जाएगा। मतलब ये बातें आपको जानना होगा। तो भारतीय अनुबंध के सामान्य सिद्धांत, अनुबंध अधिनियम के सामान्य सिद्धांत में आपको क्या मिलेगा कि एक अनुबंध होगा कैसे, जब अनुबंध हो जाएगा तो फिर अनुबंध का क्रियान्वयन कैसे होगा, अनुबंध पूरा कैसे होगा, और अगर अनुबंध पूरा नहीं होता तो जिम्मेदारियां क्या होंगी। ये सारी बातें आपको जानना होगा किधर? अनुबंध के सामान्य सिद्धांत में। दूसरे नंबर पर अब आपको जानना है हानि रक्षा। वस्तु विक्रय अधिनियम अलग हो चुका है, अब आपको जानना है हानि। तो क्या वस्तु विक्रय अधिनियम हमें नहीं पढ़ना है, इसी बुक में पढ़ना है, लेकिन अलग एक्ट के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, तो वस्तु विक्रय अधिनियम अभी हम नहीं पढ़ेंगे। हानि रक्षा, जब कोई एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को खुद के आचरण से होने वाली हानि या किसी दूसरे के आचरण से होने वाली हानि से बचाने का वचन देता है तो उसे हानि रक्षा कहते हैं। ठीक है, और प्रत्याभूत इसी में जोड़ा गया है। जब एक मूल ऋणी की ओर से प्रतिभू कोई वचन देता है तब उसे ही प्रत्याभूत अनुबंध कहते हैं। इसमें एक साथ 3 अनुबंध बनते हैं, वो सब आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ना है। निक्षेप, जब किसी उद्देश्य से हम अपनी कोई वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं। ठीक है, किसी उद्देश्य से हम अपनी कोई वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं और उस उद्देश्य के पूरा हो जाने के बाद वो वस्तु हमें वापस मिल जाती है, उसे निक्षेप कहा जाता है। ठीक है, और एजेंसी वास्तव में प्रधान, मतलब जो मेन है, जिसकी वो कह लीजिए अधिकार है, और उसने जब अपने यहाँ नियुक्त किया है उसे एजेंट कहते हैं। और दोनों के बीच बने संबंध का जो निर्माण होता है वही संबंध ही क्या कहलाता है? एजेंसी कहलाता है। ठीक है, और एजेंसी के बाद साझेदारी अधिनियम अब तो इससे अलग हो चुका है। मुद्दा ये है, ये चीज़ें आपको विषय में सम्मिलित हैं। क्या भारतीय अनुबंध अधिनियम पर्याप्त है? नहीं।
जब भारतीय अनुबंध अधिनियम बनाया गया तो इसका पुरजोर विरोध हुआ था। भारतीय अनुबंध अधिनियम अंग्रेजी संनियम पर के आधार पर बनाया गया है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम जब बनाया गया तो इसका पुरजोर विरोध हुआ था। ये कहा गया कि ये कतई पर्याप्त नहीं है। कई लोगों ने इसका विरोध किया। जैसे जब इसको बनाया गया 1 सितंबर 1872 में, तुरंत डॉक्टर स्टोक्स जे ने इसके बारे में कटु आलोचना की। कहा भारतीय अनुबंध अधिनियम की व्यवस्थाएं अधूरी हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की व्यवस्थाएं अधूरी हैं तथा कहीं कहीं अस्पष्ट हैं। यहाँ तक सर पोलाक ने कहा यह सबसे निम्नतम कोटि की संहिता है। मतलब ये कहा गया कि सबसे निम्नतम कोटि का ये विधायन है, पोलाक ने कहा था। ठीक है। ऐसे ही कई लोगों ने अपने अपने विचार दिए, लेकिन अंतिम सत्य यह है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम इतना दूरदर्शी नहीं रहा। लेकिन इनमें समय समय पर संशोधन होते गए और मूलभूत परिवर्तन इसमें किए गए। इसमें संशोधन हुआ 1891 में, 1899 में, 1930 में, 1932 में, 1988 में, 1992। इनमें सब में जितनी कमियां होती गई, मिलती गई, उन कमियों को दूर करने के लिए समय समय पर इनमें संशोधन किया गया है। तो संशोधन होने के बाद ये काफ़ी हद तक तो ठीक हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें संपूर्ण पर्याप्तता देखने को नहीं मिलती। ठीक है। यहाँ तक पोलक ने, ध्यान देना, पोलक का स्टेटमेंट है कि भारतीय अनुबंध संहिता सबसे निम्न कोटि की संहिता है। ठीक है। ये स्टेटमेंट किसका है? पोलक का। ऐसे ही डॉक्टर स्टोक्स ने कहा है कि यह कहीं कहीं अस्पष्ट भी दिखता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की व्यवस्थाएं अधूरी हैं और कहीं कहीं अस्पष्ट भी दिखती हैं। ठीक। ये तो थी भारतीय अनुबंध अधिनियम के बारे में ऐतिहासिक बातें। ठीक है दोस्तों, अब इसी लेसन में आपको इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जाननी है। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन उनकी धाराओं के साथ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आपको पढ़नी है। वो हम एक तरफ से आपको डेफिनेशन पढ़ाएंगे, लेकिन आप इंट्रोडक्शन में जान लीजिए। मतलब महत्वपूर्ण शब्दावली अब आपको जानना है। ये महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है? हमें भारतीय अनुबंध अधिनियम जानना है। अनुबंध होता क्या है? तो अनुबंध शब्द इंग्लिश शब्द है कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्टम शब्द से आया है, जिसका अर्थ ही होता है खींचना या आपस में मिलाना। ध्यान देना मैंने क्या कहा। कॉन्ट्रैक्ट शब्द किस शब्द से आया है? कॉन्ट्रैक्टम शब्द से आया है, जिसका अर्थ ही होता है मिलाना, साथ मिलाना या खींचना। ठीक है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट में मतलब आप अपने साथ किसी दूसरे व्यक्ति को जोड़ते हो, उसे ही कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। मान लिया। तो जब आप अपने साथ किसी दूसरे व्यक्ति को जोड़ते हो तो यहाँ कुछ ऐसी शब्दावलियाँ मिलेंगी जो जनरली यूज की जाएंगी, और वही हमें एक तरफ से पढ़नी है। जैसे प्रस्ताव, प्रपोजल या ऑफर जिसे कहते हो। प्रस्ताव धारा 2A में बताया गया है। प्रस्ताव के बाद फिर आपको जानना है स्वीकृति। स्वीकृति, और जैसे ही स्वीकृति मिलती है तुरंत उसका रूप बदल जाता है। वो क्या बनता है? वचन, धारा 2B में। वचनदाता और वचन ग्रहीता, धारा 2C में। प्रतिफल, धारा 2D में। प्रतिफल के बाद आप आएंगे ठहराव, धारा 2E में। पारस्परिक वचन, धारा 2F में। धारा 2G में व्यर्थ ठहराव, और धारा 2H में अनुबंध। तो अनुबंध को कहाँ बताया गया? धारा 2H में। और व्यर्थनीय अनुबंध धारा 2I में, और धारा 2J में व्यर्थ अनुबंध या कह लीजिए शून्य अनुबंध को बताया गया है। तो आपको धारा के साथ याद करना होगा। बेटा ये चीज़ें तो याद, मैं इन सब डेफिनेशन को आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन ये धारा तो आपको खुद से याद करनी होगी। ठीक है। तो यहाँ कुछ अब इसके कुछ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, वो हम एक तरफ से चुनिंदा रूप से चलेंगे, लेकिन इनके जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं पहले ये डेफिनेशन क्लियर होंगी। किनकी? प्रस्ताव, स्वीकृति, वचन, प्रतिफल, ठहराव, पारस्परिक वचन, व्यर्थ ठहराव, अनुबंध, व्यर्थनीय अनुबंध, और उसके बाद
अंत में व्यर्थ या शून्य अनुबंध। जब इतनी डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी, ये वो शब्दावलियां हैं जो पूरे अनुबंध अधिनियम में आपको मिलती जाएंगी। धारा के साथ सबकी डेफिनेशन आपको याद करनी होगी विद एग्जाम्पल। तो जब ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, ये लेसन क्लियर हो जाएगा और वहीं से अनुबंध अधिनियम की शुरुआत हो जाएगी। तो ये तो था हिस्टोरिक बैकग्राउंड कि अनुबंध अधिनियम आया कब। अगर अनुबंध अधिनियम आया तो अनुबंध अधिनियम में सम्मिलित विषय कौन कौन से हैं, उन विषय के बारे में मैंने थोड़ी सी आपको रोशनी डाली, हालांकि ये अलग से एक पाठ बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक तो हम इसके बैकग्राउंड पे हैं, अब यहीं से सही मायने में इसकी शुरुआत होगी। तो ये आपको अगली वीडियो से नियमित होना होगा, रेगुलर होना होगा, ताकि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली ये बीआरएफ की पढ़ाई स्पष्ट रूप से अच्छे से समझ में आए। आप हमसे नियमित क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए। आप बहुत न्यूनतम शुल्क का भुगतान करेंगे, बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे पेड क्लास पा सकते हैं। जिसके लिए आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करिए, नियमित क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे और बहुत कुछ। तो हमसे जुड़िए। अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।